अस्सलाम वालेकुम। दोस्तों, आपने पाकिस्तान और इंडिया की राइवलरी के बारे में तो सुना ही होगा। खैर, पूरी दुनिया ही जानती है इस बात को। तो अभी कुछ टाइम पहले चैंपियंस ट्रॉफी का इवेंट होता है जिसमें पाकिस्तान वर्सेस इंडिया के मैच में पाकिस्तान एज एक्सपेक्टेड फिर से हार जाता है। खैर, इसी तरह की दोस्तों एक राइवलरी पाकिस्तान के अंदर भी पाई जाती है जिसको मैंने नाम दिया है द ग्रेट कराची वर्सेस लाहौर डिबेट। आप लोगों ने बहुत सी ऐसी न्यूज़ देखी होंगी जिसमें बताया जाता है कि हर साल की तरह इस साल भी कराची से हाईएस्ट टैक्स कलेक्शन हुई है। पाकिस्तान का सबसे ज़्यादा टैक्स देने वाला शहर कराची है। और अपनी ज़िंदगी के 26 साल भी मैं यही सुनते हुए बड़ा हुआ हूँ कि एक तरफ कराची वाले कहते हैं कि पाकिस्तान की इकॉनमी में जीडीपी में सबसे ज़्यादा कंट्रीब्यूशन कराची की होती है और सबसे ज़्यादा टैक्स भी कराची ही जनरेट करता है। ऑन दी अदर साइड लाहौर वाले या दूसरे शहर वाले ये कहते हैं कि जस्ट बिकॉज कराची एक पोर्ट सिटी है, इनफैक्ट ट्विन पोर्ट सिटी, और जिसकी वजह से कराची के पास एक बहुत बड़ा एडवांटेज है और टैक्स कलेक्ट करने का एक बहुत बड़ा एवेन्यू मौजूद है, जिसकी वजह से कराची जो है वो सबसे ज़्यादा टैक्स जनरेट करता है, जनरेट नहीं कलेक्ट करता है। और बेसिकली कराची को एक टैक्स कलेक्टिंग सिटी भी कहा जाता है और ये कहा जाता है कि कराची का जो टोटल टैक्स कलेक्शन होती है पूरे साल की, उसमें एक मेजर चंक जो है वो पोर्ट टैक्स या पोर्ट ड्यूटी का होता है, जिस पे डिबेट ये पेश की जाती है कि फॉर एग्जांपल फैसलाबाद का कोई टेक्सटाइल मिल ओनर कोई प्लांट इंपोर्ट करता है। अब वो प्लांट सबसे पहले आएगा कराची की पोर्ट पे और उस प्लांट के अगेंस्ट कुछ टैक्सेस जो है वो चार्ज किए जाएंगे उस टेक्सटाइल मिल ओनर से। देन उस प्लांट को रिलीज़ किया जाएगा और ये जो टैक्स कलेक्ट हुआ है कराची में, ये टोटल टैक्स कलेक्शन जो है कराची की उसमें जाके एक्यूमुलेट हो जाएगा। हालांकि यहाँ पे ये टैक्स जो जनरेट किया था वो तो फैसलाबाद ने किया था, जस्ट बिकॉज कराची के पास पोर्ट है इसलिए कराची का टैक्स हमेशा ज़्यादा होता है और कराची टैक्स कलेक्ट करता है ना कि जनरेट करता है। तो इन सब बातों पे मैंने सोचा कि क्यों ना कुछ रिसर्च की जाए और पता ये लगाया जाए कि अगर कराची की ओवरऑल टैक्स कलेक्शन में से हम पोर्ट टैक्स को माइनस कर देते हैं तो क्या तब भी कराची जो है वो सुपरसीड करेगा टैक्स कलेक्शन या टैक्स जनरेशन के मामले में। तो अपनी रिसर्च के दौरान मुझे एफबीआर की एक एनुअल परफॉर्मेंस रिपोर्ट का पता लगता है, जो कि एफबीआर हर साल एक रिपोर्ट इशू करता है जिसमें वो काफ़ी कॉम्प्रिहेंसिवली ये डिफ़ाइन करता है कि उसने हर साल पाकिस्तान के हर शहर से कितना कितना टैक्स कलेक्ट किया है। तो इसमें एक चार्ट मौजूद था जिसमें ये मेंशन था कि रीजनल टैक्स ऑफिस से ने जो कलेक्शन की है, यानी कि रीजनल टैक्स ऑफिस से वो टैक्स कलेक्ट करता है जो कि बेसिकली कमर्शियल एक्टिविटीज़ से जनरेट होता है, जो कि मेनली बेस्ड होती है इनकम टैक्स, सेल टैक्स और फेडरल एक्साइज ड्यूटी पे। तो इस रिपोर्ट के मुताबिक टैक्स ईयर 2021-22 यानी कि जुलाई 2021 से लेके जून 2022 तक कराची में जो टैक्स जनरेट किया है और एफबीआर ने जिसको कलेक्ट किया है वो था, उसकी अमाउंट थी 2.16 ट्रिलियन रुपीज़, वेयर एज इन लाहौर द अमाउंट वॉज 1.288 ट्रिलियन रुपीज़, यानी कि ऑलमोस्ट 2x टैक्स जनरेट किया है कराची ने साल 2021-22 में। नेक्स्ट ईयर यानी कि टैक्स ईयर 2022-23 में ये अमाउंट कराची में थी 2.61 ट्रिलियन रुपीज़ और लाहौर में ये थी 1.47 ट्रिलियन रुपीज़। जो लेटेस्ट टैक्स ईयर गया है 2023-24 का, उसमें ये अमाउंट थी कराची की 3.40 ट्रिलियन रुपीज़ और लाहौर की ये अमाउंट थी ऑलमोस्ट 2 ट्रिलियन रुपीज़, यानी कि गुज़िश्ता 3 सालों में ऑलमोस्ट 2x टैक्स जनरेट कर रहा है कराची एज़ कम्पेयर टू लाहौर। तो यहाँ पे ये डिबेट तो ख़त्म हो जाती है कि जस्ट बिकॉज कराची एक पोर्ट सिटी है इसलिए कराची का टैक्स जनरेट होता है, ऐसा नहीं है। कराची सिर्फ टैक्स कलेक्ट नहीं करता बल्कि सबसे ज़्यादा टैक्स जनरेट भी करता है ऑल ओवर पाकिस्तान अपनी कमर्शियल एक्टिविटीज़ की वजह से। ये सब बातें बताने का दोस्तों मेरा मकसद ये बिल्कुल भी नहीं है, या कोई भी कराची वाला अगर आपको ये सब बातें बताता है तो उसका ये मकसद नहीं होता कि सारा टैक्स कराची पे ही लगा दिया जाए, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। मकसद सिर्फ ये होता है कि कराची को उसका ड्यू शेयर दिया जाए और उस ड्यू शेयर से कराची को एक डिसेंट इंफ्रास्ट्रक्चर दिया जाए। स्टेट जो है वो लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन ठीक करे पाकिस्तान कराची में स्पेसिफिकली। बेसिक हेल्थ फैसिलिटीज़ जो हैं वो कराची को दी जाए, प्रॉपर इलेक्ट्रिक, गैस एंड वाटर सप्लाई कराची को दी जाए
और एक डिसेंट लेवल का पब्लिक ट्रांसपोर्टेशन नेटवर्क जो है वो बनाया जाए। क्योंकि प्रॉब्लम यह है कि इन सब चीज़ों की गैर मौजूदगी से अब मसला ये खड़ा हो गया है कि आपका वो शहर जो कि सबसे ज़्यादा टैक्स जनरेट करता है वो वर्ल्ड की टॉप 10 वर्स्ट अनलिवेबल सिटीज़ की लिस्ट में आ चुका है। हालांकि ये वो शहर है जो कि पूरे पाकिस्तान में सबसे ज़्यादा एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी क्रिएट करता है। साथ ही साथ कराची का एक बहुत बड़ा इंडस्ट्रियल सेक्टर साइट इंडस्ट्री एरिया यानी कि सिंध इंडस्ट्रियल एंड ट्रेडिंग इस्टेट, उसकी ये सूरत हाल है कि वहाँ पे सड़कें ही मौजूद नहीं है। यानी कि एक इंडस्ट्रियल एरिया में जो कि बेसिक चीज़ होती है रोड, वही मौजूद नहीं है। और एट दी एंड रिज़ल्ट ये निकलता है कि इन सब चीज़ों की गैर मौजूदगी की वजह से अब कराची का जो इंडस्ट्रियल सेक्टर है, जो इंडस्ट्रियल क्लास है, वो ये कोशिश कर रही है कि अपनी इंडस्ट्रीज़ को KPK या पंजाब में शिफ्ट किया जाए, क्योंकि वहाँ का लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन और इंफ्रास्ट्रक्चर कराची के मुकाबले काफ़ी बेहतर है। साथ ही साथ वहाँ पे सस्ती बिजली मिल जाती है, सस्ता लैंड मिल जाता है और लेबर भी चीप मिल जाती है एज़ कम्पेयर टू जो कराची की लेबर होती है। और ये सब चीज़ें उस वक्त हो रही हैं जबकि कराची का जो इंडस्ट्रियल लैंड गवर्नमेंट ने एलोकेट किया है वो आधे से ज़्यादा खाली है, वो वैकेंट है, पर फिर भी कोई उस लैंड को लेने को तैयार नहीं है, क्योंकि कराची में बिज़नेस करना एक ख़ासा मुश्किल काम हो चुका है। उसके अलावा अगर बात की जाए कराची की आवाम की, तो सूरत हाल कुछ ऐसी है कि अगर आप कोई घर लेते हैं कराची में तो ऐन मुमकिन है आपके घर के साथ वाली सड़क जो है वो टूटी हुई होगी। उसके अलावा स्टेट किसी भी लेवल पे कोई सिक्योरिटी प्रोवाइड नहीं करती है, आपको पर्सनल गार्ड रखना पड़ेगा, या तो फिर दूसरा ऑप्शन ये होता है कि पूरी गली डिसाइड कर ले और दोनों एंड पे गली के एक एक गार्ड बिठा दे ताकि सिक्योरिटी को इंश्योर किया जा सके। बहुत से इलाकों में जो है वो वाटर सप्लाई लाइंस ही मौजूद नहीं है, जिनमें पोश इलाके भी शामिल हैं कराची की बहुत से, जहाँ पे लाइंस ही मौजूद नहीं है। यानी कि पानी तो बाद में आएगा, अभी तो लाइंस बिछानी है वहाँ पे। और जिन इलाकों में लाइंस मौजूद हैं तो वहाँ भी पानी कभी कभार आता है, और अब आप पानी परचेज़ करें या पानी आपके घर पे लाइन से आता हो, वो पानी पीने के काबिल भी नहीं होता है। आपको पीने का पानी भी अलग से परचेज़ करना पड़ता है, क्योंकि टैप वाटर आप पी नहीं सकते। उसके अलावा अगर बिजली की बात की जाए तो KE यानी कि कराची इलेक्ट्रिक के नाम का जो तोहफ़ा कराची को दिया गया है, उसके लोड शेडिंग स्केजुअल के हिसाब से अगर आपके इलाके में इलेक्ट्रिसिटी थेफ्ट यानी कि कुंडे का इशू होता है, या नॉन पेमेंट ऑफ बिल का इशू होता है, यानी कि कोई डिफ़ॉल्ट करता है पेमेंट का, तो आपके इलाके को लोड शेडिंग फेस करनी पड़ेगी। हालांकि ये दोनों वो इशू हैं जो कि इलेक्ट्रिक को ही रिज़ॉल्व करने हैं। अगर तो कुंडा लगता है तो ये इशू भी KE को ही रिज़ॉल्व करना है, और कोई पेमेंट नहीं कर पाता किसी अपने घर के बिल की, तो उस स्पेसिफिक घर की बिजली काटी जाए या उसका मीटर काटा जाए, ना कि पूरे इलाके को जो है वो लोड शेडिंग की ज़द में लिया जाए। क्योंकि होता यह है कि फॉर एग्ज़ाम्पल किसी इलाके में 10 घर मौजूद होते हैं, 100 घर मौजूद होते हैं, और उनमें से 5, 10, 15, 20 घर जो है वो पेमेंट डिफ़ॉल्ट कर जाते हैं, पेमेंट नहीं कर पाते किसी वजह से, तो पूरे इलाके में जो है वो लोड शेडिंग की जाती है। हालांकि उस इलाके में 80, 85, 90 लोगों ने बिल टाइम पे कर दिया है, लेकिन जस्ट बिकॉज एक छोटा सा फ्रैक्शन मौजूद है उस इलाके में जिसने बिल पे नहीं किया और डिफ़ॉल्ट हो गया है, तो सज़ा पूरे इलाके को मिलेगी लोड शेडिंग की शक्ल में। और याद रखिएगा, ये लोड शेडिंग कोई 5-6 घंटे की नहीं होती, 12 घंटे, 16 घंटे, 18 घंटे तक की लोड शेडिंग बहुत से इलाकों में कराची में आज भी होती है। और गैस की क्या सूरत हाल बताऊँ मैं, यही सूरत हाल है जो कि पानी और बिजली की है, कभी कभी आती है। और रमज़ान में भी जो टाइमिंग्स बताई गई थी, ऑल्दो वो ऑलरेडी आधी 12 घंटे की टाइमिंग दी गई थी गैस की, पर उन 12 घंटों में भी बहुत से इलाकों में गैस मौजूद नहीं थी। ये सब बातें सुन के अगर किसी को ये ख्याल आता है कि कराची की ये सूरत हाल जो है वो कराची की पॉलिटिकल क्लास यानी कि MQM की वजह से है, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। क्योंकि हम देखते हैं पिछले 10 साल में, क्योंकि 2015 में MQM पे ऑपरेशन होता है, जिसके बाद MQM अपनी पावर खो देती है, और टिल डेट यानी कि 2025 तक MQM उस तरीके से पावर में नहीं आ सकी है। बट स्टिल इन 10 साल में भी किसी पॉलिटिकल पार्टी ने जो है कोई स्टेप इन नहीं किया है कि कराची में किसी किस्म की डेवलपमेंट की जाए,
और जिसकी वजह से एक बहुत बड़ा वैक्यूम क्रिएट हो चुका है कि कराची की आवाम MQM समेत किसी भी पॉलिटिकल क्लास को वोट देने को तैयार नहीं है, क्योंकि उनको किसी से भी कोई उम्मीद नहीं है, इंक्लूडिंग MQM जिसने कराची पे 30-35 साल राज किया है। लेकिन अब आवाम जो है वो उनको भी सपोर्ट करने को तैयार नहीं है। तो ये एक गोल्डन अपॉर्चुनिटी भी है तमाम पॉलिटिकल पार्टीज़ के लिए कि अगर आप थोड़ी सी विल शो करते हैं, कराची में थोड़ी सी डेवलपमेंट करते हैं और लोग देखते हैं कि डेवलपमेंट वाकई में हो रही है, तो आपको वोट बहुत आसानी से मिल सकता है। बट स्टिल इन 10 सालों में ये वैक्यूम था, बावजूद इसके भी किसी भी पॉलिटिकल पार्टी ने कोशिश नहीं की कि कोई प्रॉपर लेवल पे जो है वो डेवलपमेंट की जाए कराची में। कुछ रिलीफ फंड्स के वादे तो किए गए, बट स्टिल उनकी क्या रिपोर्ट है किसी को नहीं पता। खैर, हम बस उम्मीद ही कर सकते हैं, उससे ज़्यादा कुछ नहीं कर सकते। उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आई होगी। मेरी वीडियो में कोई कमी लगी हो आपको तो आप कमेंट में बता सकते हैं, और कोई बात अगर अच्छी नहीं लगी तो बजाय गाली बकने के कमेंट्स में तरदीद भी कर सकते हैं। थैंक यू।